नमस्कार साथियों, क्या आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपने कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। साथियों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में, जहां पर हम चर्चा करते हैं लॉ से जुड़े हुए पॉइंट्स को लेकर के, जीएसटी के पॉइंट्स को लेकर के, इनकम टैक्स के पॉइंट्स को लेकर के और इसी तरह की लीगल जानकारियों से जुड़ी हुई बातें हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद किन किन पॉइंट्स को लेकर के हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमें मेंटेन रखना चाहिए। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं साइन बोर्ड की। जी हाँ, यदि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको जीएसटी नंबर और अपने बिजनेस का नाम, मोबाइल नंबर और बिजनेस एड्रेस के साथ एक साइन बोर्ड अपने दुकान या बिजनेस प्लेस के बाहर लगाना होता है। दूसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं कि यदि आपका जो बिजनेस है वो आप घर से चलाते हैं तो आप घर के बाहर भी इसी तरह के साइन बोर्ड को लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप अपना बिजनेस घर से नहीं चला सकते हैं, आप अपना बिजनेस घर से, किसी दुकान से या किसी ऑफिस से भी चला सकते हैं। जैसा भी आपके बिजनेस का नेचर है उसके हिसाब से आप इसको कहीं से भी रन कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कि जो बिजनेस का सर्टिफिकेट यानी कि जो जीएसटी का सर्टिफिकेट हमको मिला है, उस सर्टिफिकेट को हम जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं अपने बिजनेस प्लेस पर फ्रेम करके लगाना होता है, जिससे कि यदि कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन करने के लिए कोई ऑफिसर आते हैं तो उनको वो जीएसटी का सर्टिफिकेट प्रॉपर विजिबल हो। इसके बाद हमने बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करना होता है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो बिजनेस अकाउंट होगा वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो करंट अकाउंट हम खुलवाएंगे वो बिजनेस अकाउंट होगा, ना कि कोई इंडिविजुअल अकाउंट। और अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हमें उस बिजनेस अकाउंट के माध्यम से ही करने होंगे। हम बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन अपने इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से नहीं करेंगे। सारा ट्रांजैक्शन जो होगा वो हमने बिजनेस अकाउंट के माध्यम से ही करना है। और जो बिजनेस अकाउंट हम रन करेंगे उसमें जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन या तो चेक के माध्यम से होंगे, आईएमपीएस के माध्यम से होंगे, एनईएफटी के माध्यम से होंगे या फिर आरटीजीएस के माध्यम से होंगे। बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी हम ये सब कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट करने पर हमें कम से कम फोकस करना है, कम से कम कैश डिपॉजिट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सारे ट्रांजैक्शंस जो हों वो लीगल और वैलिड ट्रांजैक्शन हो, चेक के थ्रू हो या फिर किसी और माध्यम आईएमपीएस, एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू हो। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको इसमें ध्यान ये रखनी है कि यदि आप अपने बिजनेस अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो जितना आपने कैश डिपॉजिट किया है उस कैश के अकॉर्डिंग आपको सेल बिल भी इशू करने होंगे। अगला हम बात करते हैं हमारे बिलिंग प्रोसेस के बारे में। यदि आपने बिलिंग करने के लिए कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया हुआ है या इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको जीएसटी के लिए बिल बुक रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई जीएसटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बिलिंग के लिए एक बिल बुक रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने बिजनेस प्लेस पर रखनी चाहिए, जो कि यदि कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आते हैं तो आप उनको दिखा पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज बिल फाइल के लिए। तो परचेज बिल फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हम सारे अपने परचेज से रिलेटेड बिल्स को इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि हम किसी जीएसटी ऑफिसर को उनके आने पर वो परचेज बिल की फाइल दिखा पाएँ। और इसके साथ ही हमें एक सेल बिल फाइल भी मेंटेन करनी होती है, जिसमें हर मंथ के जो सेल के बिल्स होते हैं उनकी एक कॉपी हमें रखनी होती है। इसी के साथ हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए एक फाइल रखनी होती है, जो चीज़ें हमने एक बार खरीद ली हैं और हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली हैं, बार बार हम उनको नहीं खरीदेंगे। तो ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें एक फिक्स्ड एसेट्स फाइल भी रखनी होती है। इसी के साथ हमें एक और फाइल मेंटेन करनी होती है जो कि हमारे सारे एक्सपेंसेस को शो करती है। जितने भी सारे एक्सपेंस से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो सारे हम उस फाइल के अंदर मेंटेन करते हैं। एक्सपेंस से हमारा तात्पर्य है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई वाटर सप्लाई का बिल है, इंटरनेट के बिल्स हैं, इसी तरह के सारे बिल्स हम उसके अंदर मेंटेन करके रखते हैं। अंत में हम चर्चा करते हैं कि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमें जो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं
वो किस तरह से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कब कब फाइल करनी होती हैं। तो बेसिकली हमें 2 तरह की रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, जिसमें एक होती है हमारी सेल्स की रिटर्न, एक होती है परचेज की रिटर्न। तो जो सेल्स की रिटर्न होती है उसको हम GST R1 के नाम से जानते हैं, जो कि हमें अगले महीने की 11th डेट को फाइल करनी होती है। यानी कि यदि हम मार्च की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक के बिल हम उसमें फाइल करेंगे, तो ये मार्च की रिटर्न हम अप्रैल महीने के 11 तारीख तक यानी कि 11th डेट तक हमें फाइल कर देनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 3B की, यानी कि जो हमारी परचेज की रिटर्न होती है। तो परचेज रिटर्न जो होती है वो हमें 20 डेट को यानी कि 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमें फाइल कर देनी होती है। इस एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि यदि हम GST की 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं और मार्च की रिटर्न है, तो अप्रैल महीने की हमें 20 तारीख तक वो GST R3B फाइल कर देनी होती है। यदि ये GST की रिटर्न्स हम समय पर फाइल नहीं करते हैं और समय के बाद फाइल करते हैं, यानी कि ड्यू डेट के बाद हम इन रिटर्न्स को फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में हमें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से GST के से रिलेटेड हमें चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।